वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग का पहला लेक्चर शुरू कर रहे हैं और इस लेक्चर में आपको मालूम है कि इससे पहले आपने अभी तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बातें स्टडी की हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ने के बाद आपका एक फ्रेमवर्क बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हवाले से तो क्लियर है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में किस तरह की स्टेटमेंट्स होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस क्या होता है, आप उसको क्यों पढ़ते हैं, इसमें हम बात करेंगे। और ये लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 इंट्रोडक्शन के हवाले से, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये दोनों लेक्चर्स अटेंड करेंगे तो उसके बाद आपकी आइंदा आने वाली जितनी भी एडवांस स्टडीज हैं उसमें ये कॉस्ट अकाउंटिंग की टर्म्स, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और बेसिक रूल अप्लाई होते रहेंगे। दीज फर्स्ट 2 लेक्चर्स आर very crucial and important for डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो आइए देखते हैं कि इसमें हमारी क्या क्या चीजें कवर होंगी इस लेक्चर में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्सेस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक आपको डिस्टिंग्विश करके दिखाया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या होती है और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और ट्रेडिंग कंसर्न में अब तक जो आपने पढ़ा था पहले उसमें क्या कंपैरिजन होगा वो करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कैसे बनती है वो एक बेसिक सा ओवरव्यू करते हैं इसका। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट यूनिट एंड पर्पस ऑफ कॉस्टिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड की एरिया है, इसको हम बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेसेबिलिटी एंड मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट और उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट जिसमें मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स की हम बात करेंगे और साथ आपको एक केस एग्जांपल भी कराई जाएगी। हम कॉस्ट अकाउंटिंग की ये बुक फॉलो करेंगे। ये बुक फंडामेंटल कॉस्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को एग्जाम प्रैक्टिस के लिए विल फॉलो दिस बुक। क्विकली कंपैरिजन करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। मैंने इसको आपके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 अलग अलग कॉलम्स कर देता हूं, बट जनरली कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ही टर्म्स में यूज की जाती है। हम क्योंकि बिल्कुल फंडामेंटल और बेसिक लेवल पे भी कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो इसलिए मैं आपको क्विकली डिफरेंशिएट करके चलता हूं साथ कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने क्या पढ़ा था अभी तक। ये 3 कॉलम्स अगर हम इसके बना लें तो नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको मालूम है कि आप बिजनेस इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरह इसमें आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस को या इंफॉर्मेशन को समराइज करते हैं और कुछ रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस या रूल्स को आप फॉलो करते हैं जिनको इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कहा जाता है और लोकल लेवल पे आपके कोई से भी लॉज हो सकते हैं जिसमें आप जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स भी जिनको आप कह सकते हैं। It presents results to investors and shareholders. फाइनेंशियल अकाउंटिंग या बुक कीपिंग का पर्पस क्या है कि आप रेगुलर बेसिस पे बिजनेस इवेंट्स को रिकॉर्ड करते रहें और हर क्वार्टर पे या हर एनुअल पीरियड के एंड होने के बाद आप उन फाइनेंशियल रिजल्ट्स को प्रेजेंट करें। तो इसी तरह से इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या शामिल है। बैलेंस शीट आपने पढ़ी है, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स ऑफ इक्विटी या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये क्यों पढ़ाए जाते हैं? ये लिमिटेड कंपनीज के लिए तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है कि वो क्वार्टरली इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रोड्यूस करें, तो इनको आपने रिकॉर्ड करने का तरीका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिखाया जाता है और ये बताता है व्हाट, व्हेन एंड हाउ टू रिकॉर्ड। आप कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, कब रिकॉर्ड करना है, किस पीरियड पर रिकॉर्ड करना है और मेन ऑब्जेक्टिव आपका होता है प्रॉफिट और लॉस को रिपोर्ट करना। कॉस्ट अकाउंटिंग आपके साथ एक इस तरह की स्टडी है जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से रिलेटेड हो सकती है। आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक इंडिविजुअल की भी पढ़ी है, आपने एक लिमिटेड कंपनी की भी पढ़ी है, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्टनरशिप में भी पढ़ी है, बट कॉस्ट अकाउंटिंग किसी भी लेवल पे हो सकती है। कोई इंडिविजुअल भी कर सकता है, कोई पार्टनरशिप फर्म भी कर सकती है और कोई लिमिटेड कंपनीज बाय शेयर भी कर सकती है। बट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का होना जरूरी है, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से यहाँ क्या मुराद है वो ये है कि आपने एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है और उसको प्रोड्यूस करने के लिए उसकी कॉस्टिंग करनी है। उसकी कॉस्टिंग के अंदर कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं और उन कॉस्ट को आप जमा करके टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट निकालेंगे। जब कॉस्ट का मतलब सिर्फ फिजिकली प्रोड्यूस गुड्स की नहीं हो सकती, कॉस्ट सर्विसेज की भी हो सकती है। सर्विस इंडस्ट्री में फॉर एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है तो अगर आप उनकी सर्विस इस्तेमाल करते हैं उनकी भी एक यूनिट कॉस्ट होगी। इसी तरह से आपके घर पे लैंडलाइन टेलीफोन सर्विस है, उनकी भी कोई ना कोई यूनिट कॉस्ट होगी। इस कॉस्टिंग को स्टडी करने के लिए आपको नेक्स्ट स्टेप ये समझना जरूरी है कि इस कॉस्ट को एसरटेन कैसे करना है। कॉस्ट को एसरटेन कैसे किया जाएगा? डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट को सम करके आप बताएंगे कि मुझे इस यूनिट को या इन गुड्स को प्रोड्यूस करने की इतनी टोटल कॉस्ट आती है और इसमें आप प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, कुछ फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग क्या है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि मुझे कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करना होंगे या मुझे मेरे लिए मेरी प्रोडक्ट की डिमांड क्या है और आज मैं
कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करूं तो मुझे उसकी क्या कॉस्ट आएगी, मुझे कितनी इन्वेंट्री मैनेज करना पड़ेगी। प्रोडक्ट कॉस्ट इज रिक्वायर्ड टू डिटरमिन सेलिंग प्राइस। आपको इसलिए अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट भी मालूम होना जरूरी है कि आपको आज अगर उसकी कॉस्ट नहीं मालूम होगी तो यू वुडंट बी एबल टू सेट अ सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। कॉस्ट स्टेटमेंट डिफरेंट तरह के आप इसमें बनाएंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कि आपने इस पीरियड में या इस साल में कितने की गुड्स मैन्युफैक्चर की, उनकी यूनिट कॉस्ट क्या है। कॉस्ट ऑफ गुड्स नॉट कंप्लीटेड, अगर वो ऐसी गुड्स कोई आपके पास रह गई हैं जो पीरियड एंड पे कंप्लीट नहीं थी तो उनकी भी कॉस्ट आपको मालूम करना होगी। कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर, कोई आपको डिफरेंट तरह का कस्टमाइज ऑर्डर आ गया जो आपको जनरली नहीं बनाना था बट आप किसी खास कस्टमर के लिए किसी खास स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए बल्क क्वांटिटी में बनाएंगे तो उसकी कॉस्टिंग यकीनन डिफरेंट हो सकती है। तो इस तरह की कई और बातें हम कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ेंगे। टू नो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, तो मेन पर्पस क्या है कि हमें एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट पता चलनी चाहिए और फिर हम इन कॉस्टिंग टूल्स को और टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट चीजों को एनालाइज करेंगे, अपने लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट करेंगे, अपने लिए कुछ कंपैरिजंस करेंगे, पास्ट परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे करंट ईयर की परफॉर्मेंस से। तो ये चीजें हमें किससे पता चलती हैं? कॉस्टिंग से। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज मोर और लेस ऑन अ डिसीजन मेकिंग साइड। डिसीजन मेकिंग में क्या है कि अगर आपने अपनी कोई प्रोडक्शन तो शुरू कर दी बट उसके अंदर आप फर्दर एफिशिएंसी और इकोनॉमी लाना चाहते हैं। एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी का मतलब क्या है कि आप अपनी प्रोडक्ट कम टाइम में कम रिसोर्सेज के साथ ज्यादा आउटपुट देना चाहते हैं। तो इट मीन्स कि आप एफिशिएंट होना चाहते हैं, इकोनॉमिकली प्रोड्यूस करना चाहते हैं। इकोनॉमिकली प्रोड्यूस करने का मतलब नहीं है कि आपने अपनी क्वालिटी को खराब करना है। इकोनॉमिकली प्रोड्यूस करने का मतलब है कि बेहतर डिस्काउंट अवेल करके और जो इकोनॉमिकली वायबल हो वो आपने इस तरह के डिसीजंस लेने हैं। इसी तरह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको हेल्प करती है कि आप अपनी ग्रोथ को कैसे फोरकास्ट करेंगे, अगले 3 साल के बाद कंपनी की पोजीशन क्या हो सकती है। अगर ये आज डिसीजन लें, हम आज अपने पास मैन्युफैक्चर करने के बजाय कुछ दिनों के लिए ही प्रोडक्ट किसी और सप्लायर से बनवा लें तो क्या वो हमें फीजिबल होगा। कॉस्ट कंट्रोल पे काफी फोकस होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्योंकि वो हायर आउटपुट को टारगेट करते हैं कम रिसोर्सेज के साथ। इट डज नॉट फॉलो एनी रेगुलेशन, पीरियड और स्टैंडर्ड। जिस तरह फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप लॉज एंड रेगुलेशंस फॉलो करते थे, जनरली मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इस तरह की कोई लॉज एंड रेगुलेशंस ये फॉलो नहीं किए जाते। ये सिंपल मैनेजमेंट के लिए रिपोर्ट्स प्रिपेयर की जाती हैं। उन रिपोर्ट्स की बेसिस पे आप डिफरेंट तरह के डिसीजंस लेते हैं। मल्टीपल स्टेटमेंट्स आप बना सकते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग, जिसमें मटेरियल मैनेजमेंट कैसे करनी है, बल्क डिस्काउंट आज अवेल करना है, रॉ मटेरियल की प्राइसेस अगर सस्ती हुई है तो आज खरीद लें, लेबर प्रोडक्टिविटी, लेबर से आवर्स बेसिस पे काम कराना है या उनको यूनिट्स बेसिस पे काम करवाना है, उनसे आपका टारगेट ये है कि कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेना है। यानी कि अगर आप उनको कुछ एक्स अमाउंट ऑफ वेज पे करने पे तैयार हैं और आप कहते हैं कि अगर तुम अपना आउटपुट बढ़ा दो इसी टाइम के अंदर तो मैं तुम्हें इसके पेमेंट इन शेप ऑफ बोनस करूंगा या इन शेप ऑफ एनी अदर इंसेंटिव करूंगा। इसी तरह से मशीन की एफिशिएंसी को आप इंप्रूव करना चाहते हैं। हो सकता है आप जिस टाइम पे मशीन चलाना चाहते हो उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी का पीक आवर रेट ना लगता हो। यानी कि पीक आवर का मतलब है कि अगर गवर्नमेंट ने आपको ये प्लान दिया हुआ है कि अगर आप शाम में 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक अपनी मशीन नहीं चलाएंगे तो आपको यूनिट रेट कम लगेगा, लेकिन अगर आप इन आवर्स में चलाएंगे तो आपको यूनिट रेट ज्यादा लग सकता है। तो आप एफिशिएंसी पे जा सकते हैं। इसी तरह से मशीन जितने ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी उतने ज्यादा वो इकोनॉमिकल होगी। आप उस मशीन को अपनी ऑप्टिमम एफिशिएंसी पे चलाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर आपको आउटपुट देगी। बजटिंग आप कर सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। बजटिंग के लिए डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स आप यूज करते हैं और आप ये फोरकास्ट करते हैं कि अगर हम एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करें तो हमारा रेवेन्यू कितना होगा, हमारा ब्रेक इवन कितना होगा, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा। इसी तरह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम कॉस्ट को मेजर करते हैं, रिड्यूस कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज मार्जिन। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर वो है कॉस्ट रिडक्शन एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ मार्जिन। आइए एक क्विक रिकैप करते हैं। आपने अब तक जो इनकम स्टेटमेंट पढ़ा है उन इनकम स्टेटमेंट में आपको मालूम है आप बात सेल से शुरू करते थे, उसके बाद नेट सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक सेगमेंट होता था और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद ग्रॉस प्रॉफिट, और इस ग्रॉस प्रॉफिट के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस को आप फर्दर डिडक्ट करते थे और उनको डिडक्ट करने के बाद आपको मिलता था प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्सेशन लेस करके बताते हैं कि आपका इस साल का प्रॉफिट या लॉस कितना था। तो ये तो था वो पोर्शन जो
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको मैंने शेड कर दिया है। और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वो गुड्स थी जो आपने खरीदी और उसके ऊपर अपना मार्जिन रख के बेच दिया। अज्यूम करते हैं कि आपने ये मार्कर्स खरीदे थे, यू आर द ट्रेडर ऑफ मार्कर्स, और इन मार्कर्स पे आप अपना मार्जिन रखते हैं और मार्जिन रख के बेच देते हैं। कॉस्ट आपकी अज्यूम करने लिए 20 रुपीज होती है, उस 20 रुपीज के ऊपर आप 5 रुपए रखते हैं और सेल्स प्राइस ईच मार्कर की आप 25 करके बेच देते हैं। सो यू आर द ट्रेडर। तो ग्रॉस मार्जिन आपका इन मार्कर्स के ऊपर, इस बिजनेस के ऊपर 5 रुपए है। अब यू हैव डिसाइडेड टू मैन्युफैक्चर मार्कर्स बाय सेटिंग अप अ फैक्ट्री। अगर आप अब फैक्ट्री लगाना चाहते हैं और किसी ने शायद आपको मशवरा दे दिया या किसी से आपने फोरकास्टिंग कराई कि आज ये मार्कर प्रोड्यूस करने पे क्या कॉस्ट करता है, तो एक साहब ने आपको बताया कि ये मार्कर अगर तुम खुद अपनी फैक्ट्री लगाओ तो तुम्हें 12 साढ़े 12 रुपए का पड़ेगा। तो इट मीन्स जो चीज आप 20 रुपीज की खरीद रहे हैं वो आपको 12 and 12.5 की पड़ सकती है। बट डेफिनेटली इस काम को करने के लिए आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, एंड यू आर प्रिपेयर्ड टू इन्वेस्ट एक्स अमाउंट ऑफ मनी इन द बिजनेस। तो इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट का आपको इशू नहीं है, आप सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि मुझे यहाँ पर मार्जिन मेरा और कितना बढ़ सकता है, बिकॉज आपकी सेल साइड सिक्योर है, आपको पता है मैं इतने मार्कर्स तो बेच सकता हूँ। आपको जिन साहब ने ये मशवरा दिया था उन्होंने ही आपसे कहा कि अगर तुम मिनिमम ऑर्डर 20,000 यूनिट्स का प्लेस करो या कम से कम 20,000 यूनिट्स बनाओ तो इसकी तुम्हें कॉस्ट 12.5 रुपीज पड़ेगी, राइट। अब जब आपने ये फैसला कर लिया कि आपने एक फैक्ट्री लगानी है तो फिर अब आपको एक एक कंपोनेंट को सोचना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको एक जगह चाहिए विच इज फैक्ट्री प्रेमिसेस, फिर आपको रॉ मटेरियल चाहिए और ये रॉ मटेरियल इज यकीनन प्लास्टिक। इस प्लास्टिक से आप मार्कर मैन्युफैक्चर करेंगे। फिर उसके लिए आपको एक मोल्डिंग मशीन चाहिए। मोल्डिंग मशीन में आप इस रॉ मटेरियल या रॉ प्लास्टिक को प्रोसेस करके मोल्ड करके इस शेप में लेके आएंगे। फिर इसके अलावा आपको कुछ लेबर चाहिए। लेबर भी डिफरेंट तरह की हो सकती है, स्किल्ड लेबर भी हो सकती है और अनस्किल्ड लेबर भी हो सकती है। दोनों तरह की लेबर चाहिए होगी आपको, जो लेबर इस मशीन को भी ऑपरेट करेगी और कुछ लेबर आपको देन मशीन ऑपरेशंस जहां पे आपको जरूरत होगी वो आप इस्तेमाल करेंगे। फिर कुछ फैक्ट्री यूटिलिटीज होंगी। जब आप फैक्ट्री लगाएंगे तो इस फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी होगा, गैस की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है आपकी, टेलीफोन होंगे, वाटर चार्जेस होंगे। देयर आर डिफरेंट फैक्ट्री रिक्वायरमेंट्स। तो यूटिलिटीज में जनरली इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड गैस, 3 चीजें आती हैं। जनरल ऑफिस, आपके पास फिर आपको जनरल ऑफिस का स्टाफ भी चाहिए। वो तो शायद आज भी आपके पास, क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं, उसकी इतनी ज्यादा जरूरत ना हो, बट आप क्योंकि अपना स्कोप बढ़ाने जा रहे हैं बिजनेस का तो आपको कुछ एडिशनल ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होगी और वो ह्यूमन रिसोर्स आपकी यकीनन कॉस्ट में ऐड होगी। ये आपका ऑफिस स्टाफ है। फिर आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी इनकर करना पड़ेगी। जब आप गुड्स या मार्कर्स मैन्युफैक्चर कर लेंगे तो फैक्ट्री प्रेमिसेस से उन आउटलेट्स तक, उन शॉप्स तक जहां से ये बिकना है वहां पे पहुंचाना पड़ेगा, तो एक ये एडिशनल कॉस्ट होगी। सो दीज आर द फ्यू कॉस्ट जो आपके जहन में आई, आपने वो सिर्फ नोट डाउन की और इसके बारे में सोचना शुरू किया। तो ट्रेडिंग बिजनेस पे अगर आप फिर रिवाइज करें इसको कि ट्रेडिंग बिजनेस में आपका इनकम स्टेटमेंट ये था, उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इस तरह की होती थी। अब जब हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को स्टडी करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आपने सिर्फ जो डिफरेंस देखना होगा वो ये है कि इस पोर्शन में चेंजेस होंगी, यानी कि इस पोर्शन में पहले हमें बनी बनाई गुड्स मिलती थी जिनको हम कहते थे परचेजेस और परचेजेस की फॉर्म में रिकॉर्ड करते थे। तो आपने ये याद रखना है कि हम जितनी भी स्टडी करने के लिए जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, वो इस पोर्शन के अंदर जो इस रेड बॉर्डर के साथ है इसमें चेंजेस होंगी और यकीनन ये एक्सपेंड होके और थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर यकीन गुड्स जब हम तैयार कर लेंगे तो ये फिनिश गुड्स की बात तो आएगी, लेकिन किस स्टेज पे आएगी ये आगे स्टडी करते हैं। पहली बात, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट यूनिट एंड पर्पस ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट इस केस में हमारे लिए मार्कर है। इस कॉस्ट ऑब्जेक्ट को समझने से पहले एक ब्रीफ सी बात कर लेते हैं। व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट क्या है? द टर्म कॉस्ट रेफर्स टू एक्सपेंसेस इनकर्ड टू प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट। आपके लिए ऑब्जेक्ट ये है और अगर आप इसको प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड आप जितने भी एक्सपेंसेस करेंगे वो सब आपके लिए क्या कहलाएगी? वो सब आपके लिए कॉस्ट कहलाएगी। और आप एक टारगेट बना चुके हैं कि आपको ये किसी ने कहा कि ये मार्कर कितने का प्रोड्यूस हो रहा है? 12.5 रुपीज का। अगर कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज मार्कर तो इसका मतलब ये हुआ कि वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस, हम प्रोडक्शन किसकी करने जा रहे हैं? हम प्रोडक्शन मार्कर की करने जा रहे हैं। अगर कॉस्ट पर मार्कर इज कॉस्ट यूनिट, तो कॉस्ट यूनिट हम इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम जितनी भी कॉस्ट की मेजरमेंट करेंगे वो इन यूनिट की बेसिस पे करेंगे। हमने अभी क्या कहा था कि कॉस्ट ऑफ द मार्कर
बनाने के बाद हमको हो सकती है 12.5 हो जाए। तो 12.5 पर मार्कर की हम बात कर रहे हैं, तो 12.5 पर मार्कर इज कॉस्ट यूनिट। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉस्ट यूनिट क्या होता है, क्योंकि जितनी भी कॉस्ट को आप मेजर करेंगे वो इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स करेंगे। अनदर इंपॉर्टेंट एरिया इज ट्रेसेबिलिटी ऑफ कॉस्ट। आप कॉस्ट को ट्रेस कैसे करते हैं? बहुत कॉस्ट ऐसी होती हैं जिनको आप इजीली ट्रेस कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको नजर आ रहा है इस मार्कर के अंदर ग्रीन पार्ट, व्हाइट पार्ट एंड अगेन ग्रीन पार्ट, और फिर उसके ऊपर ब्लू कलर की ये प्रिंटिंग हमें नजर आ रही है। तो जो ग्रीन पार्ट इज अगेन प्लास्टिक, व्हाइट पार्ट इज आल्सो प्लास्टिक। तो ये दोनों पार्ट तो क्या हमें मेजर आइडेंटिफाइबल कॉस्ट नजर आ रही हैं? यकीनन ये रॉ मटेरियल किलोग्राम में आपने इसको वे किया और मेजर कर लिया और आपने ये अंदाजा लगा लिया कि इस एक मार्कर पे कितना ग्राम्स प्लास्टिक यूज हो रहा है। ये आप एवरेज बेसिस पे निकाल सकते हैं। सो दिस इज द ट्रेसेबल कॉस्ट। तो ट्रेसेबिलिटी ऑफ कॉस्ट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ऑन द अदर साइड मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट। मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट क्या है? अब आप इस कॉस्ट को कैसे मेजर कर रहे हैं? पर केजी। आप ये कह सकते हैं कि ये 100-200 रुपीज पर केजी अगर ये प्लास्टिक आपको मिल रहा है तो यू कैन मेजर दिस कॉस्ट। बट देयर आर सम कॉस्ट विच आर नॉट इजीली ट्रेसेबल और इजीली मेजरेबल। वो अभी हम आगे बात करते हैं। पहले हम ये पढ़ते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉस्टिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है हमारा। जब तक हमें कॉस्ट नहीं पता होगी तो हम उसकी प्राइस सेट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है प्राइस सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल भी करना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि जब हम रॉ मटेरियल खरीदें तो वो वेस्ट हो। हम ये नहीं चाहते कि हम लेबर को हायर कर लें तो लेबर फारिग बैठे और वो प्रोडक्टिविटी उसकी कम हो, तो इसलिए हम हायर आउटपुट चाहते हैं। प्लानिंग, हम ये भी चाहते हैं कि आज हमें उतना ही हम माल खरीदें या रॉ मटेरियल खरीदें या उतनी ही लेबर को हम हायर करें जितनी उनसे हमें प्रोडक्शन करवानी है। हम कहीं भी आइडल अपनी रिसोर्सेज को ना रखें और प्लानिंग करना ये जरूरी है हमारे लिए कि कब कितना प्रोड्यूस करना है, व्हेन एंड व्हाट। कॉस्ट रिडक्शन हम करना चाहते हैं। हम इकोनॉमिकली चीजों को परचेज करना चाहते हैं कि हमें ये मालूम हो इन द फैक्ट्री कि कौन सी चीज किस सीजन में सस्ती मिलेगी। अगर कभी किसी प्रोडक्ट पे बल्क डिस्काउंट होगा तो हमें परचेज कर लेना चाहिए। अगर हमें कोई स्पेसिफिक ऑर्डर मिला है और उसके लिए हमें अर्जेंट लेबर की जरूरत है तो हमें कुछ अगर एक्स्ट्रा भी पे करना पड़े तो क्या हमें करना चाहिए? ये डिपेंड करता है उस प्रोडक्ट पे आपका मार्जिन क्या है। तो हमारा हर लेवल पे हमें कॉस्ट रिडक्शन को ध्यान में रखना है कि हम अपनी कॉस्ट को कहाँ रिड्यूस कर सकते हैं। अगर कोई मशीन आइडल पड़ी है और थोड़े से यूनिट्स बनाने की वजह से आपको उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस एक्स्ट्रा पे करने पड़े हैं तो वो काम आपको नहीं करना है, या करना है तो वो कॉस्ट रिडक्शन की बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे और इन द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस आप वो फैसला करेंगे। तो इकोनॉमिकल रखना आपको प्रोडक्ट को बहुत जरूरी है। ओके, तो अभी तक हमने लेक्चर में जितनी बातें स्टडी की हैं उनको जरा समराइज करें तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हमें 3 समझ में आती हैं। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट नंबर 1 इज मटेरियल, दूसरी हमें लेबर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी, और तीसरी बात हमने ओवरहेड्स की जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस थे। तो जितने हमने कॉस्ट ऑब्जेक्ट हमारा मार्कर था, उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें कितने आइटम्स की हमने मोटी मोटी बात की थी। एक जगह चाहिए थी, देन रॉ मटेरियल, मशीन के लिए लेबर के साथ यूटिलिटीज थी डिफरेंट जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस की आपने बात की थी, कुछ ह्यूमन रिसोर्स आपको चाहिए थी और फिर कुछ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस आपको करना थे। तो यू नो दीज आर द एक्सपेंसेस जो आपको करने जरूरी थे किसी प्रोडक्ट को या इस मार्कर को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो अगर मैं इन सारे एक्सपेंसेस को इन 3 डिफरेंट हेड्स में क्लासिफाई करूं तो इसका मतलब है रॉ मटेरियल इसमें फॉल करेगा, लेबर, ये लेबर आपको नजर आ रही है, लेबर यहाँ फॉल करेगी, ओवरहेड्स जितने भी यूटिलिटीज हैं या मशीन की डिप्रिसिएशन है या फैक्ट्री का रेंट है ये यहाँ पे क्लासिफाई हो सकते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस में अगर आपने कोई डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, कोई वेयर हाउसिंग करनी है तो वो एक्सपेंसेस यहाँ फॉल कर सकते हैं। ओके, तो मटेरियल को हम फर्दर 2 हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होगा इस पे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। इतनी बात अभी याद रखते हैं कि मटेरियल को हमने 2 हिस्सों में क्लासिफाई करना है, लेबर को भी हमने 2 हिस्सों में क्लासिफाई करना है, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर, एंड ओवरहेड्स को भी हम 2 हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स को आप प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी कह सकते हैं, राइट। तो इन सब क्लासिफिकेशन के साथ हमें करना ये होगा कि ये देखना है कि कौन सी कॉस्ट इसमें से हमारे लिए डायरेक्ट कॉस्ट है और कौन सी कॉस्ट हमारे लिए इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इनडायरेक्ट मटेरियल
नाम के साथ लिखा है इनडायरेक्ट, तो यकीनन ये एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इनडायरेक्ट लेबर एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है, और जितने भी ये फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं, ये सब हमारे लिए इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं। ये इनडायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट का डिफरेंस हमने नेक्स्ट लेक्चर में कवर किया और उसको आपने बहुत अच्छी तरह से समझना है। अगर एक यहाँ तक के कॉन्सेप्ट को और थ्रू करने के लिए हम एक न्यूमेरिक एग्जाम्पल अगर कर लेते हैं कि अज्यूम करो मटीरियल कॉस्ट इज 90,000। अगर मटेरियल कॉस्ट टोटल इज 90,000 तो कुछ इसमें डायरेक्ट होगा और कुछ इनडायरेक्ट होगा, तो इन दोनों का सम इज 90,000। 82,000 अगर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है तो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होगी 8,000। इसी तरह लेबर अगर टोटल कॉस्ट आपकी 60,000 है तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 50,000 अगर गिवन है तो यकीनन आप डिफरेंस निकाल सकते हैं कि इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट 10,000 होगी। ओवरहेड्स के लिए, ओवरहेड्स का मतलब ऑल अदर एक्सपेंसेस, किसके अलावा? लेबर एंड मटेरियल के अलावा जितने भी आपको फैक्ट्री में एक्सपेंसेस करना पड़ रहे थे उनको आपने कहा ओवर दीज कॉस्ट, दीज आर ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स या नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। अभी कौन कौन से हो सकते हैं? फैक्ट्री में होने वाले तमाम एक्सपेंसेस आर फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री के अलावा होने वाले एक्सपेंसेस कौन से हो सकते हैं? सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ये आपका जर्नल ऑफिस की हमने बात की थी, ये स्टाफ ह्यूमन रिसोर्स था, ये यकीनन आपका एडमिन कॉस्ट हो सकती है। आपकी ऑफिस बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड हो सकती है। आपकी ऑफिस में अगर डिफरेंट इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, कंप्यूटर सिस्टम लगे हुए हैं, उनकी डेप्रिसिएशन यकीनन एडमिन कॉस्ट हो सकती है। तो ये एग्जांपल्स हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी अज्यूम किया आपने फिर कि ओवरहेड्स 50,000 और फैक्ट्री ओवरहेड इसमें से थे 35,000। अगर ये गिवन था आपको तो यकीनन आप कह सकते हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 15,000 इज नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। आखिरी बात वो इस लेक्चर में ये है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ लेबर और फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये नेचर वाइज एक ही तरह के एक्सपेंसेस हैं, यानी इन सबको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कह सकते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो हमने ये याद रखना है कि इन सबको हम एक जगह लेके आया करेंगे, इन सारे एक्सपेंसेस को हम एक जगह समराइज कर देंगे और इनको कहेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओके, नेक्स्ट लेक्चर इज लेक्चर नंबर 2 और इसमें हम आपसे बात करेंगे डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर की। इसमें आपको बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कुछ एग्जांपल्स कराई जाएंगी, कुछ इलस्ट्रेशंस होंगी और इसमें आप डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को सेपरेट करके देखेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। बेस पब्लिशिंग लेक्चर्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें तो आपको आइंदा आने वाले तमाम लेक्चर्स की इंटीमेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।